हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलफशा और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो सेमेस्टर 1 की होने वाली है और सेमेस्टर 1 में जो आपकी इकोनॉमिक्स है, आज हम उस इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे। और देखिए, ये जो आपकी इकोनॉमिक्स है इसका नाम है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। इस क्वेश्चन पेपर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सेमेस्टर से रिलेटेड आप यहाँ बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये पूरा ही 90 मार्क्स का है और आपको इस क्वेश्चन पेपर को करने के लिए 3 घंटे दिए जाएंगे। ये हमारा सेमेस्टर 1 है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होती है स्टूडेंट के लिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, यानी 10 क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी आपको ओनली 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। और ये जो 5 क्वेश्चन होंगे, जो भी आप अटेम्प्ट करेंगे, उन सभी के जो मार्क्स होंगे वो इक्वल होंगे। ऐसा नहीं है किसी के कम या ज़्यादा हों, तो ऐसा नहीं है। और इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व या तो आप इंग्लिश में कर सकते हैं या आप हिंदी में कर सकते हैं, या आपकी मर्जी है। आप जिस भी लैंग्वेज में चाहें उस लैंग्वेज में इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, यही वो निर्देश हैं जो कि अभी हमने इंग्लिश में देखे एंड यहाँ ये हिंदी में दे रखे हैं। अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 1। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी है। ओके, यहाँ हमारा इंग्लिश में दे रखा है। अगर आप इंग्लिश में अटैम्प्ट करेंगे तो आप इंग्लिश मीडियम वाला देख सकते हैं। ओके, एंड यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ही हिंदी में दे रखा है। जो हमारा पार्ट का है वो कहता है उत्पादन संभावना सीमा से आप क्या समझते हैं। यानी आपको इस क्वेश्चन में उत्पादन संभावना सीमा जो होती है वो क्या होती है ये आपको बताना है। उत्पादन संभावना सीमा के निचले और ऊपरी का बिंदु सीमांत वक्र के बिंदुओं से कैसे भिन्न होता है। और जो उत्पादन संभावना सीमा होती है उसका जो निचला बिंदु और जो ऊपरी बिंदु होता है वो किस तरह से जो सीमांत वक्र होता है वक्र के बिंदु से अलग होती है, यानी भिन्न होती है, ये आपको बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में पहले आपको उत्पादन संभावना सीमा क्या होती है ये बताना है, फिर सीमा का जो वक्र होता है उसके बारे में भी बताना है, और फिर बताना है कि किस तरह से उत्पादन संभावना जो सीमा होती है उसका जो निचला हिस्सा होता है और ऊपरी हिस्सा होता है वो किस तरह से जो सीमांत वक्र होता है उससे अलग होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा खा क्वेश्चन है हमारा, दक्षता और इक्विटी के बीच क्या अंतर है। नीति निर्माताओं को दक्षता और इक्विटी के बीच विपरीत स्थितियों को समानता क्यों करना पड़ता है। यानी आपको पहले दक्षता बतानी है, दक्षता क्या होती है, फिर आपको बताना है इक्विटी क्या होती है। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच के अंतर को बताना है, और जो इसके नीति निर्माताएं हैं, यानी जिन्होंने ये इक्विटी और दक्षता को बनाया है, ये कहें इनकी परिभाषा दी है, इसके बीच में जो समानता है वो क्यों लानी पड़ती है, क्या आवश्यकता है, फिर आपको ये बतानी है। ठीक है, तो मेनली आपको पहले इसमें अंतर बताना है दोनों में, फिर जो इसकी विपरीत स्थिति होती है उनमें समानता लाने की क्यों आवश्यकता होती है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट हमारा जो गा है वो है सकारात्मक और नियामक अर्थव्यवस्था के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी आपको इसमें सकारात्मक और नियामक जो अर्थव्यवस्था होती है उसके बीच के अंतर को बताना है। ठीक है, यानी दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो आपको इसमें स्पष्ट करना है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सेकंड क्वेश्चन का आप देख सकते हैं, देखिए ये भी इंग्लिश में दे रखा है। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को इंग्लिश में अटेम्प्ट करेंगे तो आप इसको ईजिली देख सकते हैं। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर एंड क्वेश्चन नंबर एंड क्वेश्चन नंबर 2 का ही ये बी पार्ट है जो कि इंग्लिश में दे रखा है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ही का पार्ट दे रखा है, जो है मांग की कीमत लोच को स्पष्ट कीजिए। यानी जो मांग की कीमत लोच होती है वो आपको स्पष्ट करनी है कि मांग की कीमत लोच जो होती है वो क्या होती है। मांग की कीमत लोच को परिभाषित करने वाले कारकों को भी स्पष्ट कीजिए, और जो मांग की कीमत लोच होती है उसको जो परिभाषित करने वाले कारक होते हैं वो आपको बताना है। और देखिए, यहाँ पर एक सारणी दे रखी है जिसके अकॉर्डिंग आपको कुछ बताना है। देखिए, यहाँ बिंदु दे रखे हैं, फिर कीमत दे रखी है, फिर मात्रा दे रखी है। यानी ए बिंदु की जो कीमत है वो 7 है और जो मात्रा है वो 100 है। बी बिंदु जो है उसकी जो कीमत है वो 6 रुपये है और जो मात्रा है वो 200 है।
सी की 5 है और जो मात्रा है वो 250 है। डी की जो कीमत है वो 4 है और जो मात्रा है वो 500 है। ई की जो कीमत है वो हमारी 3 है और जो मात्रा है वो 650 है। एफ की जो कीमत है वो 2 है और जो मात्रा है वो 750 है। और जी की जो कीमत है वो 1 है और जो मात्रा है वो 800 है। ठीक है, इस तरह से आपको ये सारणी दे रखी है जिसमें सारी चीज़ें बता रखी हैं। अब इसका जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। जो इसका क्वेश्चन है वो है, ऊपर दिए गए बाजार मांग अनुसूची के बिंदु सी से एफ, एफ से सी और सी और एफ के बीच में मांग की कीमत लोच की गणना कीजिए। यानी देखिए, इसमें आपको मांग की कीमत लोच की गणना करनी है किस किस के बीच में, तो आपको करनी है यहाँ पर सी से एफ के बीच में। यानी देखिए, आपको करनी है सी से एफ के बीच में और फिर करनी है एफ से सी और सी से एफ के बीच में। यानी फिर आपको एफ से सी के पास में जाना है और सी से फिर एफ के बीच में आना है। इन दोनों की जो मांग की कीमत की गणना करनी है, यानी मांग जो है उसकी जो कीमत की लोच है उसकी आपको गणना करनी है इस क्वेश्चन में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप देख सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ हमारी इंग्लिश मीडियम में दे रखा है, जिसके आप देख सकते हैं ये हमारा इंग्लिश मीडियम में है। उसके बाद में यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हिंदी मीडियम में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट का है वो कहता है, मांग आपूर्ति आरेख को स्पष्ट कीजिए कि प्रतिस्पर्धी बाजार में संतुलन मात्रा सामाजिक कल्याण की दृष्टि से कुशल क्यों है। यानी आपको देखिए, मांग आपूर्ति आरेख जो होता है उसको बनाकर उसको स्पष्ट करना है कि किस तरह से संतुलन मात्रा सामाजिक कल्याण की दृष्टि से कुशल होता है। ये आपको बताना है किसकी मदद से, आरेख की मदद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर खा। क्वेश्चन नंबर खा में पूछा गया है, निम्नलिखित मांग और आपूर्ति वक्र दिए गए हैं। यानी आपको यहाँ पर मांग और आपूर्ति वक्र दे रखा है। ठीक है, जो कि है हमारा क्यू डी जो बराबर है वो 500 के है और -5 पी है। और जो हमारा क्यू एस है वो बराबर 5 पी के है और प्लस में हमारा 100 दे रखा है। ठीक है, तो फिर उसके बाद में आपका ये क्वेश्चन है वो है हमारा, खरीदार पर प्रति यूनिट 10 रुपये का कर लगाया जाता है, निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। यानी देखिए, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग या उसके अकॉर्डिंग जो खरीदार है उस पे खरीदार पर प्रति यूनिट पे 10 रुपये का कर लगाया जाता है। तो आपको बताना है, पहला है आपका क्रेता द्वारा दी गई कीमत, यानी जो खरीद रहा है उसके द्वारा क्या कीमत दी जाएगी। नेक्स्ट है हमारा विक्रेता द्वारा प्राप्त कीमत, यानी जो बेचने वाले हैं उसको क्या कीमत प्राप्त होगी। ठीक है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है हमारा लेन देन की गई मात्रा, यानी जो लेन देन हो रहा है उसकी क्या मात्रा होगी, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे कि आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का भी हमारा पार्ट ए के भी पार्ट 1 2 दे रखा है। फिर उसके बाद में हमारा पार्ट बी स्टार्ट होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा पार्ट बी है उसका भी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हम लोग इसे हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका का पार्ट है वो है, सरकार द्वारा की गई निम्नलिखित कार्रवाई और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव पर विचार कीजिए। यानी आपको इन बिंदुओं पर विचार करना है, जो कि है हमारा, नई न्यूनतम मूल्य संतुलन मूल्य से ऊपर निर्धारित किए जाते हैं, हाँ या नहीं, ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अधिकतम मूल्य संतुलन मूल्य से नीचे निर्धारित क्यों किए जाते हैं। यानी आपको बताना है कि जो हमारा मूल्य से नीचे निर्धारित क्यों किए जाते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे है हमारा खा में पूछा गया है, मान लीजिए वर्ष 2023 में अच्छे मानसून के कारण वर्ष 2022 की तुलना में चावल का उत्पादन बढ़ा है। इस स्थिति में एक उपयुक्त आरेख के साथ निम्नलिखितों का उत्तर दीजिए। यानी आपको सपोज करना है कि वर्ष 2023 में वर्ष 2022 से ज़्यादा अच्छी चावल की खेती हुई है, क्योंकि 2023 में अच्छी तरीके से बारिश हुई, जिसकी वजह से चावल की खेती में जो वो चावल की खेती की जो मात्रा थी वो बढ़ गई है। तो आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनके आंसर देने हैं। ठीक है, वो भी आरेख की मदद से।
फर्स्ट क्वेश्चन बनता है 2022 की तुलना में 2023 में चावल बाजार में संतुलन मात्रा और मूल्य क्या होगा। यानी देखिए 2022 की तुलना में जो 2023 है उसमें चावल बाजार में संतुलन की मात्रा और मूल्य क्या होगा, क्योंकि देखिए 2023 में अच्छी फसल हुई है तो बाजारों में इसकी मात्रा और जो मूल्य है यानी प्राइस जो होगा वो क्या होगा, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह देखते हुए कि चावल की लोचदार मांग में किसानों की आय पर उत्पादन में वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी ये आपको बताना है कि लोचदार मांग में जो किसानों की आय और उत्पादन में वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ आपको ए पार्ट, यहाँ आपको बी पार्ट दे रखा है। ठीक है, और यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 5 का दे रखा है। का है हमारा, खरीदार और विक्रेताओं के बीच कर की घटना किन कारकों पर निर्भर करती है, आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। यानी जो आपका खरीदार होता है, जो विक्रेता होते हैं, जो खरीदने वाला होता है और जो बेचने वाला होता है, उन दोनों के बीच की जो घटना होती है उसको आरेख द्वारा उन दोनों की जो घटना होती है वो किन कारकों पर निर्भर होती है, यह आपको बताना है, वो भी एक आरेख द्वारा। ठीक है, खा है हमारा, यदि मांग की कीमत लोच निम्नलिखित है तो आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए कि मूल्य में ये वृद्धि कुल राजस्व को कैसे प्रभावित करेगा। यानी आपको बताना है कि अगर जो हमारी कीमत लोच है वो नीचे जो दिए गए हैं उसके अनुसार आपको एक आरेख बनाना है और फिर बताना है कि जो मूल्य होगा उसकी जो वृद्धि में कुल राजस्व होगा उसको किस तरह से वो प्रभावित करेगी। तो पहले जो आपको सिचुएशन दे रखी है वो है एक से अधिक हो, या फिर दूसरी है एक से कम हो, या एक के बराबर हो। तो आपको आरेख बनाकर इस क्वेश्चन को बताना है। ठीक है, यहाँ आपको 6 क्वेश्चन दे रखा है जो कि आपको इंग्लिश में दे रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं 6 का ए एंड 6 का बी। ठीक है, चलिए हम हिंदी में देख लेते हैं इसको। एंड यहाँ हमारा दे रखा है 6 का सी। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ आपके हिंदी में दे रखे हैं जो कि है आपका 6 का ए, 6 का ए मतलब 6 का को देख लेते हैं। व्यापार में यदि कोई देश आयात पर टैरिफ लगाता है तो उपभोक्ता और उत्पादक अधिशेष सरकारी राजस्व और कुल अधिशेष पर क्यों प्रभाव डालते हैं। यानी देखिए अगर व्यापार में कोई भी देश आयात यानी लाने पर अपने देश में कोई भी देश टैरिफ लगाता है तो क्यों जो उपभोक्ता और उत्पादक होते हैं वो अधिशेष जो होता है वो सरकारी व्यय, सरकारी राजस्व और कुल अधिशेष पर प्रभाव डालते हैं, ये आपको बताना है। एंड खा है आपका, खा में आपको बताना है, यदि कोई देश अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वस्तुओं का निर्यात करता है तो आरेख के माध्यम से देश की हानि और लाभ की व्याख्या कीजिए। यानी अगर कोई देश इंटरनेशनल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वस्तु है उसका निर्यात करता है तो उसका एक आरेख के माध्यम से आपको उसकी हानि और लाभों की व्याख्या करनी है। यानी उसकी जो हानि और लाभ होंगी वो आपको बतानी है। ठीक है, आपका खा पाठ है वो है आपका, व्यापार में पूर्ण और तुलनात्मक लाभ को एक उपयुक्त उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में आपको व्यापार में जो पूर्ण और तुलनात्मक लाभ होता है वो आपको उपयुक्त उदाहरण द्वारा बताना है। यानी आपको इसमें उदाहरण भी देना है कि किस तरह से जो व्यापार होता है उसमें पूर्ण और तुलनात्मक लाभ होता है, यह आपको उदाहरण के साथ बताना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हिंदी में दे रखा है। बाहरी कारकों से आप क्या समझते हैं? क्या यह सच है कि निजी नकारात्मक बाहरी कारकों की उपस्थिति में अधिक प्रदान किया जाता है और सकारात्मक बाहरी कारकों की उपस्थिति में कम प्रदान किया जाता है? स्पष्ट कीजिए। यानी आपको पहले बाहरी कारकों से आप क्या समझते हैं, यानी बाहरी कारक क्या होते हैं ये आपको बताना है। फिर आपको बताना है कि निजी जो आवंटन होता है उसमें नकारात्मक बाहरी कारक अधिक होते हैं या नहीं होते, ये आपको बताना है। और जो हमारा बाहरी कारक होते हैं उसमें सकारात्मक कम होते हैं या नहीं होते, ये आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा पार्ट ए और पार्ट बी दे रखा है। ठीक है, हम लोग इसे हिंदी में देख लेते हैं।
एंड इसका हमारा सी पार्ट दे रखा है। उसके बाद में हमारा ये हिंदी में दे रखा है। हिंदी में का पार्ट है हमारा, बाजार की विफलता को स्पष्ट कीजिए। बाजार की विफलता के विभिन्न स्तर क्या हैं, यानी इस क्वेश्चन में आपको बाजार की जो विफलता होती है उसको आपको स्पष्ट करना है और बाजार की विफलता के कौन कौन से विभिन्न स्तर होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे है हमारा खा पाठ, जैसे कि आप देख सकते हैं खा पाठ है हमारा, एक छोटे शहर के निवासियों में से प्रत्येक आतिशबाजी पसंद करता है और शहर के प्रदर्शन मैदान में आतिशबाजी शो करने पर 1000 रुपये का खर्चा लगता है। यानी देखिए प्रत्येक, एक छोटा सा शहर है जिसमें हर नागरिक आतिशबाजी जो होती है उसको पसंद करता है, यानी पटाखे वगैरह, क्रैकर्स वगैरह आपने देखे होंगे जो फूटते हैं, यानी आसमान में जाकर फूटते हैं, उन्हें वो हर व्यक्ति पसंद करता है। और उस छोटे शहर में जो एक मैदान है वहाँ पर उसे करने के लिए 1000 रुपये का खर्चा आता है। अपने स्थापना दिवस समारोह पर आतिशबाजी शो की लागत 6 लाख रुपए आती है। यानी उस टाइम पे जो उनका दिवस मनाते हैं वो स्थापना दिवस, उसमें 6 लाख की लागत आती है। क्या आतिशबाजी शो उनके लिए लाभकारी है, यानी जो आतिशबाजी शो हो रहा है उनके लिए लाभकारी है, ये आपको बताना है। यदि श्रेय एक्स स्वैच्छिक योगदान योजना में कोई पैसा नहीं देता तो हमें ही उसका वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग कर सकते हैं। यानी देखिए जो एक्स है वो उसमें कोई भी योगदान नहीं देता तो हम उसका वर्णन करने के लिए कौन सा शब्द जो है उसका प्रयोग कर सकते हैं, ये आपको बताना है। क्या एक निजी फॉर्म स्थापना दिवस पर आतिशबाजी प्रदर्शन की आपूर्ति कर सकता है, और जो एक निजी फॉर्म है क्या वो आतिशबाजी दिवस जो है उसके लिए आपूर्ति कर सकता है या नहीं, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो गा क्वेश्चन है वो है रणनीतिक खेल क्या होते हैं, एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में आपको रणनीतिक जो खेल होते हैं वो क्या होते हैं ये आपको बताना है विद एग्जाम्पल, यानी आपको एग्जाम्पल भी देना है। ओके, एंड यहाँ हमारा जो पूरा ही क्वेश्चन पेपर था वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।